जी सर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रेरणा नेगी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज बैजरों, बीरों खाल, पौड़ी से हूँ और आज की क्लास 12th के विषय भौतिक विज्ञान के चैप्टर 11 के जो विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बच्चों, आज हम ऐसे नियम को समझेंगे जिसने भौतिकी की दुनिया बदल दी और जिसने आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिलाया। उन्होंने ये बताया कि प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि ऊर्जा की चाबी है। प्रकाश सिर्फ चमकता ही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को नचाता भी है। तो आइए शुरू करते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण से संबंधित आज का टॉपिक। बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक रहस्य था। कब तक? जब हमारा जो मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत जो 1865 में उन्होंने दिया था, उस टाइम तक ये एक रहस्य बना हुआ था कि इसके बहुत सारे जो इफेक्ट्स थे वो देखे गए थे। 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने भी एक अद्भुत घटना की खोज की थी कि प्रकाश एक धातु की सतह पर पड़ रहा है, तो देखा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। अब मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत उस वक्त जो था उसमें ये था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए थी, लेकिन प्रयोग तो कुछ और ही बता रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई है। बात करते हैं सन 1865 की। ये वो समय था जब फेमस वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक की थ्योरी से ये एक्सप्लेन किया कि लाइट एवं अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। मैक्सवेल ने अपने तरंग सिद्धांत से लाइट के अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं को एक्सप्लेन करने में तो वो कामयाब हो गए, लेकिन हमारे नेचर में कुछ ऐसी घटनाएं भी मौजूद हैं जिन्हें लाइट के वेव नेचर से, यानी जो तरंग प्रकृति है, उससे एक्सप्लेन कर पाना नामुमकिन था, और वो घटना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव उन चुनिंदा खोजों में से एक था जिसने आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। थोड़ा सा बात करते हैं 1887 की, जब हमारे एक जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज रेडियो वेव्स पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि जब भी कभी मेटल इलेक्ट्रोड पर यूवी रेस पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं, तो उन इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, अब जिसकी वजह से स्पार्क देखने को मिला। और जैसे जैसे यूवी वेव्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब इस फिनोमिनन को तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर ऐसा है तो जब भी कभी लाइट मेटल सरफेस पर पड़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होना चाहिए, और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बढ़ना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी बढ़ना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट तो सबको कुछ और ही निकला। सबको हैरान किया रिजल्ट ने कि अलग इंटेंसिटी की लाइट ने इलेक्ट्रॉन सेम ही एनर्जी के एमिट हो रहे थे, और साथ ही अगर लाइट के वेव नेचर की तरह कंसीडर किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को एमिट होने में कुछ समय लगना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है, यानी लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए कि फोटोन के धातु के सतह पर टकराने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसमें कोई
मतलब टाइम लैगिंग नहीं होता है, जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के विपरीत था। और ऊर्जा की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, वो केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, इसकी तीव्रता पे नहीं। तीव्रता पे नहीं। और ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन था, जिसको तरंग सिद्धांत नहीं समझा सका। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अधिक तीव्रता का क्या मतलब है कि अधिक फोटॉन जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस तरह से। तो बात आई फिर 20वीं सदी का, जो बहुत बड़ा रहस्य उजागर हुआ फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के उसमें, कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पे पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये घटना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। रंग का प्रभाव भी चल रहा है, यानी कि लाल रंग का प्रभाव। प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता। फिगर में देख रहे होंगे, लाल प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता, मतलब लाल प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो कम होती है, जबकि नीले और पराबैंगनी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं। तो इन सभी का जब देखा गया तो एक आइंस्टाइन का उस टाइम पर क्रांतिकारी एक विचार निकल के आया कि प्रकाश जो है वो तरंग के साथ-साथ कण भी है, यानी कि वो कण प्रकृति भी रखता है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पहेली को सुलझाने के लिए जो मैक्स प्लांक की जो थ्योरी थी, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो ऊर्जा है, जो प्रकाश विकिरण जो है वो ऊर्जा के छोटे-छोटे बंडल यानी कि फोटॉन से मिलकर के बना होता है। इस पर उन्होंने काम किया और ये बताया कि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। जैसे-जैसे आवृत्ति बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो E इज़ इक्वल टू एच न्यू उन्होंने दिया, उसमें एच जो है वो प्लांक स्थिरांक और न्यू जो है वो प्रकाश की आवृत्ति है। अब दूसरा यह है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने तर्क दिया कि एक फोटॉन अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो धातु के एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल आता है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा ये निकल कर आया, समरी निकल कर के आई, इस बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फोटोइलेक्ट्रिक समीकरण की व्युत्पत्ति। फोटोइलेक्ट्रिक समीकरण की व्युत्पत्ति में आइंस्टाइन ने ये बताया कि जो एक फोटॉन है वो धातु की सतह पे पड़ता है तो उसकी ऊर्जा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहली जो भाग है वो है कार्यफलन। अब कार्यफलन क्या है? वर्क फंक्शन। ये वो न्यूनतम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। और जो दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने के रूप में। यानी कि ये वो अतिरिक्त ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के बाद गति प्रदान करती है। जैसे ये आपका प्रकाश इस फिगर में देख रहे होंगे, प्रकाश पड़ रहा है इसमें, और इसका कुछ जो पार्ट है, जो पूरी एच न्यू है, हमारी पूरी एच न्यू जो है वो हमारा, उसमें एक तो हमारा ये जो फलन है जो दिख रहा है डब्ल्यू, इस डब्ल्यू नोड, इसको फाई नोड भी बोलते हैं कहीं पर। इस ये जो है वो जो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में काम आता है। और दूसरा ये है कि जब बाहर निकल जाते हैं उसके बाद उनको गतिज ऊर्जा मिलती है, इस वाले जो पार्ट है। तो ये जो समीकरण था वो प्रकाश की कण प्रकृति और ऊर्जा के क्वांटाइजेशन का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इसके बाद बात करते हैं वर्क फंक्शन, जो भी हमने बात करी जो फलन की, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कार्यफलन को हमने बताया कि ये जो है W इज इक्वल टू एच न्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ न्यू नॉट जो है देहली आवृत्ति है। ये पूछा जाता है कि देहली आवृत्ति क्या होती है? ये वो न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर फोटॉन में इतनी ऊर्जा होती है कि वह एक इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकाल सके। उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता। कब नहीं होता? जब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो। यानी कि देहली आवृत्ति के बराबर की आवृत्ति तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को धातु की प्लेट से बाहर निकालने में। तो अगर कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा तभी होगी जब वो देहली आवृत्ति से ज्यादा हो। उसके बाद शून्य गतिज ऊर्जा, ये किस सिचुएशन में होता है?
यदि आने वाले प्रकाश की आवृत्ति ठीक देहली आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो बाहर तो निकल जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट से बाहर निकल जाएगा, उत्सर्जित होंगे, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य होगी। तो फोटोन की जो सारी ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालने में बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। तो फिर जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी। इस तरह से अगर आप इस फिगर को देखें तो इंसिडेंट लाइट जो फ्रीक्वेंसी है इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो जो आपका नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ही नहीं। अगर लो एनर्जी इंसिडेंट लाइट है, लो एनर्जी का मतलब है आपका न्यू कम है, आपकी आवृत्ति कम है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो काइनेटिक एनर्जी के एमिट होंगे। और अगर हाई एनर्जी, अगर न्यू बहुत ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी आर एमिटेड। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के जो फोटॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एमिट होंगे यहाँ से। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं इसके जो हमने इसका जो समीकरण बताया था उसके बारे में, उसको और एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है वो हमने बताया कि कार्यफलन और इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। इसको हम सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर फाई नोट। मैंने पहले भी बताया है, फाई नोट को मैंने पहले डब्ल्यू नोट किया था, आप लिख सकते हैं उसको फाई नोट प्लस के मैक्सिमम, यानी कि महत्तम गतिज ऊर्जा। अब महत्तम गतिज ऊर्जा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। और उसके बाद हम अगर इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में लाएं तो एच न्यू माइनस पाई नॉट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और इस तरह से अब हमने ये सिचुएशन करी, एक कंडीशन करी कि जो आवृत्ति है, जो आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो ये हमारा जो हाफ एम वी स्क्वायर जो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अभी बताया था कि अगर वो देहली आवृत्ति के बराबर हो जाती है आपतित फोटॉन की आवृत्ति, तो वो सिर्फ़ उसको बाहर ही निकालेगा, उसको कोई गतिज ऊर्जा नहीं मिलने वाली है, यानी कि गतिज ऊर्जा ज़ीरो होगी। अब इसको अगर हम रखें समीकरण में, तो हमारा ये ज़ीरो हो गया, ये एच न्यू नोड माइनस फाई नोड। तो इस तरह से इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, फाई नोड बराबर एच न्यू नोड। अगर देहली आवृत्ति से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो इस पर भी हमारे, इसके बारे में हम कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर अब हम ये वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि प्रकाश विद्युत जो समीकरण है वो क्या है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यही वो समीकरण है जो जो प्रकाश की, जो हमारे पास एग्जाम में आती है, 2 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए आती है, प्रकाश आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, वो यही समीकरण है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ये है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के जो नियम, जो अभी हमने समीकरण जो भी हमने डिराइव करी है, उससे कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं। एक तो ये है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरा ये है कि न्यूनतम आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, वो डिपेंड करता है मेटल टू मेटल। कम आवृत्ति का प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, चाहे उसकी तीव्रता कितनी भी कर लो। और अगर हम तीव्रता की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तुम अगर तीव्रता बढ़ाओगे तो संख्या बढ़ेगी, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब आप आवृत्ति बढ़ाओगे। ये छोटे-छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट करिए कि आवृत्ति बढ़ाने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ती। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो इफेक्ट है वो तत्काल होता है, इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन जिससे बात की थी हमने। प्रकाश के धातु से टकराने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बिना किसी समय अंतराल के, टाइम लैगिंग नहीं होता है। जैसे ही प्रकाश किसी मेटल पे पड़ता है तुरंत ही हमारा जो है उत्सर्जन का कार्य शुरू हो जाता है, उसके बीच में कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होता है। तो अब समरी इसकी निकालते हैं कि समीकरण का महत्व क्या है।
उस जो समीकरण ये जो हमारी समीकरण आई है या फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो प्रभाव की हमने बात करी है, इसने क्वांटम भौतिकी की नींव रखी है। इसी समीकरण ने क्वांटम भौतिकी के विकास के लिए आधारशिला रखी, जिससे ये भी स्थापित हुआ कि ऊर्जा जो है वो असतत पैकेटों में अवशोषित या उत्सर्जित होती है। दूसरा क्या है कि प्रकाश की कण प्रकृति का प्रमाण, यानी कि जो प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, प्रकाश तरंग भी है और कण भी है, इसने दोनों को सिद्ध किया। तो ये आधुनिक भौतिकी की एक मूलभूत अवधारणा है। और इस जो उन्होंने ये जो प्रकाश की कण प्रकृति को उन्होंने इस रहस्य को जो उन्होंने उजागर किया, इससे उनको इस काम के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। इस क्रांतिकारी कार्य के लिए आइंस्टाइन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं प्रकाश तरंग है या कण है। तो काफ़ी कुछ हम बात कर चुके हैं कि तरंग भी है और कण भी है। तो फिलहाल हम ये बात करते हैं कि 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने कण सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रकाश छोटे-छोटे कणों से बना है। हाइगेंस ने अपनी तरंग धारणा लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था कि तरंग के रूप में उन्होंने इससे काफ़ी अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी प्रूफ किए थे। और थॉमस यंग का डबल स्लिट प्रयोग भी था इसमें। ये तरंग स्वभाव का एक ठोस प्रमाण था। हम इंटरफेरेंस और विवर्तन जैसे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि प्रकाश के तरंग प्रभाव को दिखाते हैं। तो इस तरह से मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो क्रांति थी, इन्होंने जो प्रकाश के कण प्रकृति को उजागर किया, उसमें प्लांक की जो क्वांटम परिकल्पना यही थी कि जो ऊर्जा है वो निरंतर नहीं, छोटे-छोटे पैकेट्स में या उत्सर्जित पैकेट्स में होती हैं, जिनको फोटॉन कहते हैं, क्वांटा कहा जाता है। इनकी ऊर्जा एच न्यू होती है। आइंस्टाइन ने फिर इस परिकल्पना के आधार पर इस विचार को आगे बढ़ाया कि प्रकाश स्वयं ही ऐसे ऊर्जा पैकेट से बना है और उन्हें फोटॉन नाम दिया। और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को फोटॉन के माध्यम से समझाया। अब बात करते हैं फोटॉन क्या है, प्रकाश का जो ये कण है, इसकी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये ऊर्जा का एक जो फोटॉन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक अविभाज्य पैकेट है। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से ये बात तो प्रमाणित हुई है कि प्रकाश किसी जो भी मैटर है उसके साथ इंटरेक्शन में ऐसे व्यवहार करता है जैसे ये एच न्यू ऊर्जा के पैकेट या क्वांटा से बना हो। इसका जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। ये हमेशा प्रकाश की गति से यात्रा करता है। और इसका जो सूत्र है वो एच न्यू, हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में, E इक्वल टू एच न्यू होता है। और ये जो है वो विद्युत उदासीन होते हैं, जो फोटॉन होता है विद्युत उदासीन होते हैं। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विक्षेपित नहीं होते हैं। अब जो फोटॉन है, फोटॉन और कण का जो कोलिज़न है, यानी कि जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन जो संघट होता है, कोलिज़न होता है, उसमें जो कुल ऊर्जा होती है या कुल संवेग होता है, वो संरक्षित होता है। हालाँकि फोटॉन की जो संख्या है वो संरक्षित रहे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फोटॉन जो है वो अवशोषित भी हो सकता है और नया फोटॉन भी बन सकता है। तो इसका जो संवेग है P इज़ इक्वल टू E अपॉन C, ये जो है फिर एच न्यू P E इज़ इक्वल टू, अगर हम एच न्यू रखें और ये C रखें तो न्यू अपॉन C, ये न्यू अपॉन C को हम लैम्डा बोलते हैं। तो ये हो गया H अपॉन लैम्डा P इज़ इक्वल टू। ये वाला पोर्शन भी न्यूमेरिकल वाइज़ आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में कि जब किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले फोटॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन उनकी ऊर्जा वही रहती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स था, फैक्ट था कि ऊर्जा जो है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। तो इस तरह से जो प्रकाश कण जो द्वैत प्रकृति आई, दोहरी प्रकृति की तरंग जैसा व्यवहार, फोटॉन जो है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी घटनाओं में तरंग के रूप में व्यवहार करता है, जैसे कि डबल स्लिट में देखा। कण जैसा व्यवहार, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में फोटॉन धातु के इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए कण के रूप में व्यवहार करता है, अपनी ऊर्जा उनको ट्रांसफर करता है। और एक साथ दोनों, अब ये रहस्यमय बात है
क्योंकि दोनों रूपों में इनको एक साथ नहीं देखा गया है। प्रकाश एक साथ मतलब ये तरंग का यानी कि वेव नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, लेकिन एक ही समय में दोनों रूपों में अभी ये रहस्य है एक अभी इसको नहीं देखा गया है, अभी नहीं इसको एक साथ नहीं देखा गया है। तो इस तरह से अगर हम वास्तविक जीवन में इसके उपयोग की बात करें, मैंने फ़िलहाल सौर पैनल लिया है और भी बहुत सारे फ़ील्ड हैं इसमें, जिसमें हम वास्तविक जीवन में इसको देखते हैं। लेकिन जो सौर पैनल है, ये आप अपने घर के आस-पास बहुत जगह देखते हो। इसमें जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का दैनिक जीवन में सौर पैनल के रूप में उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। हो सकता है कि तुम में से ही कई बच्चों के घरों में सौर पैनल लगा हो। इससे घरों, व्यवसाय और सार्वजनिक स्थानों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मिलती है। अब सौर पैनल में क्या होता है, सिलिकॉन जैसे अर्धचालक होते हैं। ये वाला टॉपिक हमारे फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस टाइम पर आप लोग इसको पढ़ोगे। सूर्य के जो प्रकाश यानी कि फोटॉन हैं, उससे ऊर्जा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं जिससे एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये जो पंखे, लाइट, टीवी और अन्य उपकरणों को चलाने के लिए पर्याप्त होती है। तो सौर पैनल प्रकाश विद्युत प्रभाव की मदद से प्रकाश ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य के प्रकाश के फोटॉन सौर पैनल पर लगे अर्धचालक पर पड़ते हैं, फिगर में दिखाई दे रहा होगा, तो वे अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन की गति से बिजली उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में इसको इसका इतना ही है। इसके बाद अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यही है कि जो प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, इसने विज्ञान को नया आयाम दिया। प्रकाश तरंग भी है और कण भी, दिख रहा होगा तुम्हें फिगर में। फोटॉन ने इस रहस्य को सुलझा दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या ने क्वांटम युग की शुरुआत की, जिसने भौतिकी के मूल सिद्धांतों को बदल दिया। ये केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अवधारणा थी जिसने हमें ब्रह्मांड को देखने और समझने के तरीके में क्रांति ला दी। फोटॉन आज भी नई तकनीकों को जन्म दे रहा है और विज्ञान की हमारी समझ को लगातार आगे बढ़ा रहा है। लास्ट में हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण आधुनिक भौतिकी का एक मील का पत्थर है, जो ये दिखाता है कि ऊर्जा क्वांटम में आती है और प्रकाश कणों से बना है। यह विज्ञान की समझ को पूरी तरह से बदलने वाला आविष्कार था, जिसने क्वांटम यांत्रिकी के युग की शुरुआत करी। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आप लोग फिजिक्स को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि छोटे-छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए और हमारे साथ युक्तम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और इस तरह से आप अपनी तैयारी भी कर पाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।